हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे टॉक्स। दोस्तों, आज का टॉपिक है, आज का मुद्दा है ऑनलाइन फेक रिव्यूज़ को लेकर के। तो ये फेक रिव्यूज़ कौन करवाता है, कहाँ पाए जाते हैं, किस लिए करवाए जाते हैं और इनसे बचने का क्या तरीका है, ये आपको मैं इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो आपने बहुत सारे ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण अब तक देख लिए होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं इस विषय पर एक रंगीन विश्लेषण। रंगीन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं इसके दूसरे पहलू पे भी बात करने वाला हूं कि ये जो ऑनलाइन फेक रिव्यूज है, इसकी मजबूरी क्या है, क्यों करते हैं लोग। अभी हाल ही में 25 नवंबर को शायद गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के तहत ई कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि आपकी वेबसाइट पर फेक रिव्यूज जो हैं उस पर आप नकेल डालिए, यानी कि फेक रिव्यूज जो हैं उनको पहचानिए, उनको डिलीट कीजिए। अगर हम पाते हैं कि आपकी वेबसाइट पर कस्टमर्स को किसी प्रोडक्ट के लिए अगर इन्फ्लुएंस करने के लिए फेक रिव्यूज कराए जाएंगे या पाए जाते हैं, तो आपके ऊपर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। तो अब इस मुद्दे पर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए, बहुत सारे न्यूज़ चैनल, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ने आपको बताया कि किस तरह से ये फेक रिव्यूज का व्यापार चल रहा है। लेकिन आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि ये फेक रिव्यू का व्यापार क्यों चल रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और उसके बाद आपको अगर इससे बचना है तो आपको क्या करना है। यानी कि आप कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं और आप उनके रिव्यूज चेक करते हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कोई रिव्यू फेक है या कोई रिव्यू जेन्युइन है। दोस्तों, आज हम ई कॉमर्स की दुनिया में जी रहे हैं, जहां पर हम गाड़ी खरीदने से लेकर के चड्डी खरीदने तक के भी जो राय बनाते हैं वो ऑनलाइन रिव्यू के माध्यम से बनाते हैं। हमें चाहे ऑफलाइन ही खरीदना हो, हम पहले उसको ऑनलाइन जाकर चेक करते हैं, चाहे वो ई कॉमर्स वेबसाइट के उस प्रोडक्ट के रिव्यू सेक्शन में जाकर चेक करें, या फिर हम यूट्यूब में जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आज की डेट में हैं उनके द्वारा बताई गई अपनी राय के बारे में जानने के बाद ही हम ये तय करते हैं कि हमें कौन सा सामान खरीदना है, कौन सा सामान नहीं खरीदना है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑनलाइन फेक रिव्यूज की समस्या क्या है। समस्या ये है कि जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, कोई सामान खरीदना चाहते हैं, आप उस सामान के बारे में सर्च करते हैं, तो आपको एक सामान दिखता है, उसके नीचे आप रिव्यू पढ़ते हैं, आपको सब अच्छे अच्छे रिव्यूज मिले, तो आपने उस सामान को खरीद लिया। अब वो सामान जब आपके घर आता है तो आप देखते हैं कि ये सामान उस तरह का नहीं है, यानी कि इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया गया था उसके जैसा नहीं है, तो आप एक तरह से ठगा हुआ महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसकी अच्छी अच्छी रेटिंग्स पढ़ी थी और अच्छी रेटिंग्स पढ़ के आपने तय किया कि मुझे यह सामान खरीदना है, लेकिन जब सामान आपके पास आया तो आप मायूस हो गए। तो ऑनलाइन जो आपने बहुत अच्छी रेटिंग पढ़ी उसकी वजह से आप एक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ये एक समस्या हर कैटेगरी में है, चाहे आप होटल बुकिंग में ले लें, चाहे आप खाने बुकिंग में ले लें, चाहे आप ई कॉमर्स के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स आप खरीदते हैं उसको लेकर के, तो हर जगह पर ये फेक रिव्यूज की समस्या पैदा हो गई है। अब समस्या पैदा किसने की और क्यों हुई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये सबसे असल बात है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो सबसे पहला पॉइंट है, वो है हम और आप। कौन है जिम्मेदार? मैं जिम्मेदार हूं और आप जिम्मेदार हैं। जैसे कि हमारे देश में 3 से 4% या शायद 5% लोग इनकम टैक्स भरते हैं और सरकार को गाली देने वाले 100% लोग हैं, ठीक वैसे ही रिव्यू के व्यापार में भी है। जितने भी लोग सामान खरीदते हैं, 100 में से 1% है, 3 से 4% लोग ऐसे होते हैं, खुश कस्टमर्स की बात कर रहा हूं, हैप्पी कस्टमर्स की बात कर रहा हूं। अगर 100 लोगों को सामान अच्छा लगा तो उसमें से सिर्फ 3 से 4% लोग ऐसे हैं जो कि इन वेबसाइट्स पर जाते हैं और वहां जाकर अपना ऑनेस्ट फीडबैक छोड़ कर आते हैं। यानी कि अच्छे फीडबैक आपको 3 से 4% लोग दे रहे हैं। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट सच में खराब है या आपके हिसाब से खराब है, तो आप 100% जाकर वहां पर अपना रिव्यू देते हैं और एक गंदा रिव्यू डाल के आ जाते हैं कि भैया ये प्रोडक्ट तो बहुत बेकार है, बहुत ही वाहियात है। इसके अलावा आप ये कोशिश करते हैं कि हर पॉसिबल प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, या और भी दूसरी वेबसाइट्स जो कि वो सामान बेच रही हैं, वहां जाकर भी लिखाते हैं, क्योंकि उस समय आप एकदम जागरूक नागरिक बन जाते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये मुझे खराब मिला है। अब तो मैं ईगो पे आ जाती है बात वहां पे। लेकिन जब वो चीज अच्छी थी तो केवल 3 से 4% लोग गए और वहां जाकर उन्होंने अपना फीडबैक दिया। तो कौन इसका जिम्मेदार है? मैं और आप। क्यों? क्योंकि नेगेटिव फीडबैक देने वाला 100% जाकर वहां पर नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक वाला फीडबैक नहीं दे रहा है। तो अब आप एक दुकानदार की दृष्टि से समझिए। मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूं, मैं जूते बेचता हूं। अब मेरा जूता बहुत अच्छा है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि मैं दुकानदार हूं, मैं जूते बना रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जूता बहुत अच्छा है।
अब एक कस्टमर को वो जूता नहीं अच्छा लगा, या उसके मन मुताबिक नहीं है, या उसको डिलेड डिलीवरी हुई, या डिलीवरी करने वाले ने कोई बदतमीजी कर दी, या वो जो पीस उसके पास पहुंचा वो सही नहीं है, या हो सकता है रास्ते में पैकेजिंग गड़बड़ हो गई हो। तो इस तरह के कई कारण हो सकते हैं नेगेटिव फीडबैक देने के। तो वो नेगेटिव फीडबैक मैंने तो जाके दे दिया, लेकिन जिनको अच्छा लगा था उन्होंने फीडबैक नहीं दिया। अब मान लीजिए 4 कस्टमर्स ने मेरा सामान खरीदा, 4 में से एक को खराब लगा, उसने जाके नेगेटिव रिव्यू दे दिया, 3 को अच्छा लगा, उन्होंने कोई रिव्यू नहीं दिया। तो अब उस लिस्टिंग में आपको क्या दिखाई देगा? आपको यह दिखाई देगा कि भैया ये प्रोडक्ट बड़ा खराब है, क्योंकि इसको तो सिर्फ 1 स्टार रेटिंग मिली है, पॉजिटिव रेटिंग तो है ही नहीं। अब मैं जूते बनाने वाला आदमी, मैं क्या करूंगा? मैं एक सेलर हूं, मेरे को अपना सामान बेचना है, और सामान किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे कब बिकता है? कब बिकता है? जब उसका रिव्यू अच्छा हो। तो यानी कि दोगला कौन है? मैं हूं और आप हैं। हम सामान खरीदने से पहले रिव्यू पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन रिव्यू लिखना पसंद नहीं करते। तो सबसे पहले तो हमें और आपको मिलकर ये कमी दूर करनी चाहिए कि अगर हम 100 लोग सामान खरीद रहे हैं तो हम 100 लोगों को जाकर के उसका फीडबैक देना चाहिए, अच्छा हो या बुरा हो, ताकि ये रेशियो बढ़े। और यहां पर जब आप इतने सारे लोग संख्या में अगर फीडबैक देंगे तो उस सेलर को कभी भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो मार्केट से जाकर के कोई रिव्यू बाय करे या कोई पेड रिव्यू अपने उस लिस्टिंग पर कराए जो कि वो सामान बेच रहा है। कि मान लीजिए मैं एक जूता बेच रहा हूं, मेरा एक कॉम्पिटिटर है वो भी जूता बेच रहा है। अब वो क्या करता है? वो भी इसका एडवांटेज लेता है। वो क्या करता है कि वो अपने किसी दोस्त को कहता है, यार देखो ऐसा है कि अगर इस सर्च टर्म पे इसका जूता ऊपर आ रहा है तो उसको नीचे लाने के लिए आप इसकी नेगेटिव रेटिंग करा दो, यानी कि नेगेटिव रिव्यू करा दो। तो ये भी धंधा चल रहा है। तो किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपका सामान कब बिकेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी रेटिंग कैसी है। तो वहां 2 तरह की रेटिंग के मायने होते हैं। पहली रेटिंग होती है सेलर की रेटिंग, यानी कि जो सेलर सामान बेच रहा है उसकी क्या रेटिंग है, यानी कि वो टाइमली प्रोडक्ट को डिस्पैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी सर्विसेज कैसी हैं, या फिर उसकी पैकेजिंग कैसी है, या फिर उसके कस्टमर्स के क्या फीडबैक है। अगर फेक रिव्यूज है तो बिल्कुल गलत है, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन फेक रिव्यूज का जो सबसे बड़ा कारण है मैं आपके सामने वो पॉइंट आउट कर रहा हूं कि सबसे बड़ा कारण हम हैं। कि अगर हम सब लोग जाकर के, जितने भी लोग खरीदते हैं, सब लोग जाकर अपनी राय देंगे और स्पष्ट राय देंगे कि आपको ये प्रोडक्ट क्यों नहीं अच्छा लगा, तो एक पैटर्न मिल जाएगा आपको, क्योंकि हर कोई वही बात बोलेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने जूते का एग्जांपल दिया, हर आदमी अगर ये बोलेगा कि मैंने 1 हफ्ता पहना और टूट गया, तो वहां पर एक क्लियर राय नजर आ रही है कि भाई एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है इस प्रोडक्ट में। लेकिन अगर कोई जाके 1 स्टार रेटिंग देके चुपचाप बैठ के चला जाता है कि सिर्फ 1 स्टार रेटिंग दे दी और कुछ नहीं लिखा उसने, अरे लिखो तो 1 स्टार रेटिंग क्यों दिया आपने? लॉजिस्टिक की वजह से दिया, कलर की वजह से दिया, सॉफ्टनेस की वजह से दिया, ड्यूरेबिलिटी की वजह से दिया, क्या कारण है, क्यों आपने दिया? वो नहीं बताएंगे आप, तो वो आपको बताना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे बायर की हेल्प हो तो पहले आप भी तो लिखो जाकर वहां पर। तो अगर आप कोई भी रिव्यू देख रहे हैं तो सबसे पहले कहां जाना है आपको? नेगेटिव सेक्शन पे जाना है। नेगेटिव सेक्शन पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक फेयर आइडिया मिल जाएगा। अब उसको भी सच मत मानो, मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप पॉजिटिव को सच नहीं मान रहे, नेगेटिव को भी पूरी तरह से सच मानने की जरूरत नहीं है। तो अब ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले, खासकर अगर कोई महंगी चीज खरीद रहे हैं, तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें देखनी है। इसके बाद आपको यूट्यूब पर जाना है। हालांकि यूट्यूब पे भी मैं आपको बताऊंगा कि सब फेक ही भरा हुआ है। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं पैसा लेके सारा रिव्यू करते हैं, आपको बोलते रहेंगे अरे मैंने ये लिया, मैंने 1 महीने पहना, 4 बार धुल के देख लिया। उनकी अलमारियां भरी, उनके टाइम नहीं है कि प्रोडक्ट का रिव्यू करके वो डाल पाए अपने चैनल पर। मैं आपको बताता हूँ कॉस्मेटिक्स में क्या है इस समय। अगर किसी भी इन्फ्लुएंसर के पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसका रेट पता है कितना एक वीडियो का? कम से कम 1 लाख रुपए। तो ये एक बिजनेस है, वहां पर आपको अच्छा बोलना ही पड़ेगा, खराब नहीं बोलते। खराब के नाम पे वो कुछ डिप्लोमेटिक सा बोल देते हैं। फिर कॉम्पिटिटर ब्रांड्स नेगेटिव रिव्यूज कराते हैं। जहां कोई एक लोकल ब्रांड बढ़ने की कोशिश करता है, कोई ना कोई बड़ा ब्रांड या कॉम्पिटिटर ब्रांड जो कि पैसा खर्च कर सकता है, वहां जाकर नेगेटिव रिव्यूज कराता है। और इसके एक नहीं हजारों मामले सामने आए हैं। और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप यूट्यूब पर चले जाइए, सारे ई कॉमर्स साइट से बड़े बड़े हॉल्स लेते हैं, खरीदते नहीं है, फोकट में लेते हैं, साथ में लाखों के चेक्स लेकर के आते हैं, तब जाकर के वो ऑनलाइन रिव्यूज देते हैं।
और वो दोनों तरह के रिव्यूज देते हैं, वो अमेजोन पे भी लिख के आते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी लिख के आते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालते हैं, बहुत अच्छा है, मैं 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ। भाई साहब 2 महीने से तुम ये वाला शैम्पू भी यूज़ कर रही हो, 2 महीने से तुम अगला शैम्पू भी यूज़ कर रही हो, 2 महीने से ये भी क्रीम लगा रही हो, भैया कितने क्रीम लगाओगी, कितने ब्रांड के लगाओगी? अच्छे से अच्छे ब्रांड्स के भी नाम लिए आपने, खराब से खराब ब्रांड्स के नाम भी लिए आपने, और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स के प्रोडक्ट आपके पास रखे हुए हैं जो कि आपने इस्तेमाल ही नहीं किए हैं, आपकी अलमारियां भरी पड़ी हैं, ठीक है। बावजूद इसके आप कस्टमर को क्या कहते हो, अरे मैं तो ये 1 महीने से यूज़ कर रही हूँ, ये तो बहुत अच्छा है। अरे भाई सही रिव्यू दो ना, अगर आप कुछ बात कह रहे हो तो पहले उस प्रोडक्ट को जानो। उनके पास जानने का टाइम नहीं है, उनको वीडियो बनाना है, क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट भरे पड़े हैं। तब दौड़ क्या है, दौड़ ऊपर दिखने की है, अच्छी रेटिंग्स होगी, एवरेज रेटिंग अच्छी होगी तो आप ऊपर दिखोगे, वरना आपका माल बिकेगा ही नहीं। आप एक नए सेलर बन जाइए और किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर रजिस्टर हो जाइए, फिर आप देखिए, ये जो कहते हैं ना कि इतना आसान है, कुछ नहीं करना, ऑनलाइन चले जाओ, सेलर बन जाओ, इतना प्रॉफिट है, 20 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचो, आंखें खुल जाएंगी आप एक बार रजिस्टर हो जाओगे तो। सबसे पहली चीज, जैसे ही आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर होते हो, आपको मिलता है एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, और वो कंपटीशन किससे मिल रहा है आपको? खुद उनसे भी मिल रहा है जो आपके कॉम्पिटिटर एक्चुअल में है, मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स, और उनसे भी मिल रहा है जहां पर आप सामान बेच रहे हो। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो यही है। आप किसी भी बड़ी वेबसाइट पर चले जाइए, आप एक रिटेलर हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं रिटेलर पैसे कमा लूंगा बड़ी वेबसाइट पे, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में क्या हुआ, इन वेबसाइट्स में रिटेलर्स को बोला गया, आओ आओ सामान बेचो, अपनी दुकान खोलो, अपनी दुकान, ठीक है। अब दुकान खोल लिया आपने, फिर इन्होंने होलसेलर्स को बोला, आओ आओ अपनी दुकान, उनको भी दुकान खुलवा दी। फिर उन्होंने कहा यार अब मजा नहीं आ रहा। अब आप सोचो, रिटेलर को सबसे महंगा मिलता है राइट सामान, होलसेलर को सस्ता मिलता है ऑब्वियसली, तो होलसेलर अपने हिसाब से बेचेगा उसको, उसी सामान को। अब उनका पेट नहीं भरा, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, अब तो मैन्युफैक्चरर्स को भी बोलो कि भाई तुम भी आओ, तुम भी अपना ब्रांड बना लो खुद का और तुम भी आओ। तो पहले तो रिटेलर जो 100 रुपए का सामान बेच रहा था उसको 90 रुपए में बेचने लग गया, कौन? होलसेलर। अब 90 रुपए में होलसेलर बेच रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा मैन्युफैक्चर भाई साहब आप खुद आइए, खुद बेचिए। मैन्युफैक्चर ने कहा ठीक है, मैन्युफैक्चर भी रजिस्टर हो गया, तब भी पेट नहीं भरा। तो इन्होंने कहा अब एक काम करते हैं, हम अपना ही ब्रांड लॉन्च कर देते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया, उनके पास पूरा जो डेटा साइंस का युग है, वो इतने साल से कोई सामान बेच रहे हैं, तो उन्होंने देखा यार हमारा इतना सब सामान है खुद ऑलरेडी, हम खुद बना सकते हैं, हमारे पास पूरा प्लेटफॉर्म है, हमें मार्केटिंग का खर्चा करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें तो बस अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर देना है, हमें पता है कि इस कैटेगरी में ये चीज़ बिकती है, तो हमने अपना ब्रांड डाल दिया। अपने ब्रांड डालने के बाद सिलेक्शन उन प्रोडक्ट्स का जो कि टॉप सेलिंग है, बनवाते कहाँ से? उन्हीं मैन्युफैक्चर से जिनको उन्होंने लिस्ट कराया था कि तो हमारे यहाँ बेचो, ठीक है। उसके बाद वो सारा सामान आ जाता है बिकने के लिए उस वेबसाइट पर। अब आप बताओ किसका बिकेगा? रिटेलर का बिकेगा? बिल्कुल नहीं बिकेगा। बिकेगा उसका जो वेल नोन ब्रांड है। हिमालय बिकेगा, जॉनसन एंड जॉनसन बिकेगा, इनको तो हाथ पैर जोड़ कर लाएंगे अपने यहाँ रजिस्टर करने के लिए। लेकिन अगर कोई नया सेलर, नया ब्रांड उभरने की कोशिश करता है तो उसको दबा दिया जाता है। उसके साथ में ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है। क्यों? क्योंकि अब वो कहाँ जाए, उसके नेगेटिव रिव्यूज हैं और इनके रिव्यूज में भरमार पड़ी हुई है, लाखों में रिव्यू लिखवा रखे हैं इन्होंने, तो लिखवाते हैं। फेक रिव्यू की प्रॉब्लम है, उनके पैसा है, वो करवा सकते हैं। सेलर के रिव्यूज का सेक्शन एक्सेस जो होता है वो सेलर के को नहीं मिलता है। सेलर जो अपने प्रोडक्ट के रिव्यूज का जो उनको पूरा जो एक्सेस होता है वो नहीं दिया जाता है कि किसी ने नेगेटिव रिव्यू दिया तो आप जवाब दे दो कि मैं ऐसा है तो ये कर लो, या आपकी जो प्रॉब्लम है उसको और समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरा वन वे प्रोसेस है, कस्टमर बोल सकता है, सेलर नहीं बोल सकता, सेलर की सुनवाई नहीं होती है। ये जेन्युइन बात मैं आपको बता रहा हूँ। खैर इस मुद्दे पे मैं किसी और वीडियो में फिर से बात करूंगा, लेकिन सच यही है कि जब कंपटीशन इतना तगड़ा है तो वो जो सेलर था बेचारा, जो 100 रुपए में बेच रहा था, अब उसकी सेल नहीं आ रही, क्या करेगा वो? फिर उसको सजेस्ट किया जाता है कि आप एक काम करो, एड्स चलाओ, एड्स चलाने से आएगा। तो उसने एड्स भी चलाया, वहाँ भी स्पेंड कर रहा है, अब उसके मार्जिन में से और कम हो रहा है, तो वो क्या करेगा? वो उसके पास एक ही चारा रह जाता है कि टॉप में दिखना है तो रिव्यूज़ बहुत अच्छे होने चाहिए। तो फिर वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सबके पास जाता है, हाथ पैर जोड़ता है, भाई लिख दो, 4 दिन तो लिख देंगे, 5वें दिन कौन करेगा? फिर वो ऐसी कम्युनिटीज़ में जाते हैं जहाँ पर पेड रिव्यूज़ अवेलेबल होते हैं, जहाँ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो कहते हैं ठीक है हम तुम्हारा सामान खरीदेंगे तो हमको सामान के बदले में कुछ रिव्यूज़ के बदले में कुछ पैसे दे देना, या सामान डिस्काउंटेड रेट में दे देना, यानी कि जो सामान 100 रुपये का है वो आप मुझे 50 रुपये में दे दोगे तो मैं आपके लिए एक अच्छा रिव्यू डाल दूंगा।
तो इस तरह से पूरा तंत्र चलता है रिव्यू का, और इसके सबसे बड़े जो दोषी हैं वो हम और आप हैं। मैं इस तंत्र को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। तो ये तो था ई कॉमर्स वेबसाइट की रेटिंग की बात। अब बात करते हैं होटल्स की रेटिंग की बात। अब होटल्स की रेटिंग, कोई भी नया होटल लिस्ट हुआ, वही बात है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब होटल लिस्ट हुआ, उसने शुरुआत में अपने कुछ दोस्तों से अच्छी रेटिंग करा ली। तो शुरुआत की जो रेटिंग्स होती है ना, वो आप ध्यान रखना, वो आम तौर पर एक पैटर्न होता है, लिखने का भी पैटर्न होता है। वो पैटर्न अपने आप समझ में आ जाता है कि ये लिखा है किसी ने, तो ये लिखवाया गया वाला पैटर्न है। तो वो जो रेटिंग्स हैं वो उसने इसलिए कराई है क्योंकि उसको दिखना है, ठीक है ना, बिकने के लिए दिखना पड़ेगा उसको। तो अब वो रेटिंग उसने करा ली। अब जब नेक्स्ट टाइम कोई गेस्ट आएगा, अब गेस्ट सामने खड़ा है और चेकआउट के टाइम पे आपसे कहा जा रहा है कि सर प्लीज रेटिंग कर दो। कई बार तो लोग टैब लेके खड़े होते हैं कि सर प्लीज रेटिंग कर दो। अब आपको अगर कहा जा रहा है रेटिंग कर दो, तो आप ज्यादातर आप में से जो लोग होते हैं वो रेटिंग वहां पर कर देते हैं। अगर वहीं खड़े हैं तो वहां से चले गए तो भूल जाओ। 50% 70% लोग हैं जो रेटिंग नहीं करते, तो वहां पे फिर भी रेटिंग काफी आ जाती है। लेकिन जो ई कॉमर्स साइट पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी रेटिंग बहुत कम होती है। अब जोमेटो पे उठा लो, स्विगी पे उठा लो, रेटिंग करने वाले कितने लोग हैं, खाना खूब खा रहे हैं, 10 बार वहीं से मंगा रहे हैं, बट रेटिंग नहीं डालते। अमेजोन में भी ऐसे ही है, आप 10-10 बार लोग सामान खरीद रहे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है तभी तो 10 बार खरीद रहे हैं, लेकिन रेटिंग नहीं डालते। तो हमारी आपकी आदत बदलनी पड़ेगी हमको। तो सामान खरीदने से पहले जो आप रिव्यूज देखते हैं सारा राम भरोसे है। आपको सबसे पहली चीज ये करनी है कि आप रिव्यू सेक्शन पे जाइए, आप नेगेटिव पॉजिटिव को पढ़िए, और नेगेटिव में ये ध्यान दीजिए कि क्या नेगेटिव है। आपके हिसाब से जो नेगेटिव आपको इम्पैक्ट करे उसको आप मानिए, या फिर उसके पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि सारे रिव्यूज एक ही महीने में लिखा दिए जाते हैं, फिर कोई रिव्यूज ही नहीं है, तो आप सॉर्ट कर दीजिए। उसमें सॉर्ट करने का ऑप्शन होता है, सॉर्ट कीजिए, लो टू हाई, हाई टू लो, रीसेंट। जब आप रीसेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने इंटरवल में रिव्यूज आ रहे हैं। तो अगर ऐसा हो कि एक ही महीने में 50 रिव्यू पड़े हुए हैं, तो ये पक्की बात है कि क्या एक ही महीने सामान बिका, उसके आगे पीछे क्या। तो वो भी एक पैटर्न होता है जिसको आप चेक कर सकते हो। तो अब जिसको ये फेक रिव्यूज कहा जा रहा है ऑनलाइन, ये एक तरह से पेड रिव्यूज हैं। जब भी कोई मोबाइल लॉन्च होता है तो क्या होता है, बड़ा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। वहाँ बड़े बड़े यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को और जो टेक रिव्यूअर्स होते हैं इनको बुलाया जाता है, बाकायदा अच्छे खासे महंगे होटल्स में रुकाया जाता है। एक एक फ़ोन भी इनको गिफ्ट में दिया जाता है, मार्केट में लॉन्च करने से पहले इनके पास पहुंच चुका होता है। यूट्यूब के थ्रू तो ये कमा ही रहे होते हैं, साथ में ये स्पॉन्सर्ड। अब जिससे पैसा लिया है आपने एक वीडियो बनाने का 1 लाख रुपए लिया है, आप उसको नेगेटिव बोल सकते हो क्या? मुझे आप बताओ, नहीं बोल सकते ना। तो फेक रिव्यू इज इक्वल टू पेड रिव्यू, ठीक है। जितने भी मोबाइल्स होते हैं, जितने भी महंगे गैजेट्स होते हैं, जितने भी कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं, तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इन्वेस्टमेंट लेके बैठी हैं, वो इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है? इन्फ्लुएंसर्स के पास जाता है। किसी रिव्यूअर ने, किसी भी इन्फ्लुएंसर ने अगर पैसा ले लिया है तो ईमानदार प्रतिक्रिया नहीं मिल सकती। चुनावों में भी हम देखते हैं, 500 रुपए पकड़ लिए हैं मैंने, अब तो वोट दद्दा कोई देंगे, 1000 रुपए देने वाला कोई आए तो बताओ ईमान बेच देंगे। वही हाल यहाँ पर है। तो ये चलता रहेगा। गवर्नमेंट इस पे नकेल कसने की बात कर रही है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स अपने आप को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेंगी, और जो फेक रिव्यूज या पेड रिव्यू करने वाले लोग हैं वो जेन्युइन ही साबित होंगे। इसलिए साबित होंगे क्योंकि जो पेड रिव्यू कर रहा है वो भी एक जेन्युइन बायर ही है, और ये प्रूफ करना बहुत मुश्किल होगा कि उस बायर को पैसे मिले हैं कि नहीं मिले हैं। तो समस्या का समाधान सिर्फ इसी चीज पे है कि हमको आपको सबसे पहले कंट्रीब्यूट करना होगा, और दूसरा रिव्यूज पढ़ने से पहले एक समझदारी दिखानी होगी, एक रिसर्च करनी होगी। तो आज के वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा ये पूरे जो रिव्यूज का जो मामला है, इसके बारे में मैंने जो हो सकता था रोशनी डालने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, नए हो तो फिर से कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।